नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर कमला उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम एंडोक्राइनोलॉजी से एक और एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे पैनक्रियास कहते हैं उसकी बात करेंगे और पैनक्रियास में भी इसके जो एंडोक्राइन पैनक्रियास है उसकी बात करेंगे। तो इस लेक्चर के दौरान हम एंडोक्राइन पैनक्रियास से सिक्रीट होने वाले इसके हार्मोन्स, उनके एक्शंस, उनका रेगुलेशन किस तरह से होता है और उनकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पैनक्रियास के बारे में डिटेल में जानने के पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लें कि ये किस तरह का दिखाई देता है और इसकी पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको पैनक्रियास दिखाया गया है। क्या आप पैनक्रियास को पहचान पा रहे हैं? ऑब्वियस है कि आप पहचान पा रहे होंगे क्योंकि आप बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही जो है पैनक्रियास है। ठीक है। और ये पैनक्रियाज आपको यहाँ पे ड्यूडिनम दिखाई दे रहा है। ड्यूडिनम है ये। और ये ड्यूडिनम जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल है, उसका स्टार्टिंग पार्ट होता है। तो इसका जो यू शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये लोकेशन है पैनक्रियाज की। और जो पैनक्रियाज है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक पैनक्रियाटिक डक्ट आपको दिखाई गई है और साथ में बीच में कुछ सेल्स दिखाई गई हैं एक सर्कल के अंदर, जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, यही पैनक्रियास का वो रीजन है जिसका नेचर एंडोक्राइन नेचर होता है, जिसका यानी कि जो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। और यहाँ पे आपको पैनक्रियाटिक डक्ट दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि ये वो डक्ट है जहाँ से जो पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पैनक्रियास है, वहाँ की जो सेल्स हैं वो इसमें अपने एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। इस वजह से उनका नेचर एक्सोक्राइन है। जबकि जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है, आप देख रहे हैं कि उसके पास अपनी कोई भी डक्ट नहीं है। दैट मीन्स कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं और वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन जो ब्लड है उसमें रिलीज कर देती हैं। तो ये पर्टिकुलर पोजीशन है पैनक्रियाज की। और जो पैनक्रियाज है इसमें 3 पोर्शंस होते हैं, मतलब इसको हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। हेड वाला रीजन जो है इस तरफ का होगा और बीच वाला जो सेंट्रल वाला पोर्शन है इसका, उसे कहेंगे बॉडी। और जो ये बाहर की ओर खुला वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे टेल। तो इस तरह से जो पैनक्रियास है उसको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए पैनक्रियास का स्ट्रक्चर देखने के बाद, ये बाहर से कैसा दिखाई देता है उसे देखने के बाद हम पैनक्रियास की मीनिंग जान लें। सो फ्रेंड, जो पैनक्रियास है उसका मतलब है, पैन का मतलब है ऑल, एंड जो क्रियास है, क्रियास का मतलब है फ्लैश। तो कह सकते हैं कि जो पैनक्रियास है ये पूरा का पूरा एक फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैशी स्ट्रक्चर है। और ये जो है एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर भी है। और साथ ही जैसा कि आपने इसका यहाँ पे फिगर में आप लोगों ने देखा कि ये एक फ्लैटेंड बॉडी है। ठीक है। तो ये चपटी है इसकी बॉडी, इस वजह से। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों को आगे बढ़ने के पहले क्लियर कर दूं कि जो इसमें जो एक्सोक्राइन जो पैनक्रियाज है, अच्छा पैनक्रियाज क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के साथ में जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस है कि जो इसका फंक्शन है वो डाइजेशन में है। ठीक है। और डाइजेशन के दौरान यही वो फर्स्ट ऑर्गन है जो जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कि हमारी बॉडी उसको आसानी से उससे एनर्जी गेन कर सके। ठीक है। इस वजह से जो ये पैनक्रियाज है इसका आप देख रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है। और जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है वो हार्मोन सिक्रेट करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि जो पैनक्रियाज है उसका मीनिंग आपको बताया। पैन का मतलब ऑल, क्रियाज का मतलब फ्लैश, यानी कि ये पूरा का पूरा एक फ्लैशी टाइप स्ट्रक्चर है। और ये इसका दोनों ही तरह का इसका नेचर है। ये जो है एंडोक्राइन नेचर भी है इसका, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है जो कि एंजाइम सिक्रेट करती है फूड को डाइजेस्ट करने में। और अगर जब हम इसका लेंथ वाइज हम इसे देखते हैं तो इसका लेंथ 12.5 से लेके 15 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ है। साथ ही इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो जैसा लोकेशन आप लोगों को अभी पता ही चल गया है कि ड्यूडिनम के कर्व में आपने देखा था कि जो यू शेप टाइप उसका जो कर्व था उसके अंदर आपने इसको देखा था। और साथ ही मैंने आपको बताया कि एक फ्लैटेंड ऑर्गन है और ये एक मिक्स ग्लैंड है क्योंकि इसमें एंडोक्राइन भी इसका नेचर है, दूसरा इसका
एक्सोक्राइन नेचर भी है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसके आप इसको 3 पार्ट्स में इसको पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें एक हेड है जो कि आपके ड्यूडिनम के जो कर्व है वहाँ वाला जो रीजन है उसे कहेंगे हेड। सेंट्रल वाला जो रीजन है पेनक्रियास का उसे कहेंगे बॉडी, और जो खुला वाला हिस्सा है बाहर की ओर उसे हम कहेंगे टेल। तो जो 90% ऑफ पेनक्रियाटिक जो सेल्स हैं वो क्लस्टर्स के फॉर्म में अरेंज रहती है, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं एसिनाई। एसिनाई, यही वो एसिनाई हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स है दैट मीन्स कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगी। और इन्हीं एसिनाई के बीच में, इसका हम आगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे पेनक्रियास का, तो उसमें हमको ये एसिनाई, ये सेल्स हमें दिखाई देंगी। तो जो ये एसिनाई हैं, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, इन्हीं एसिनाई के बीच में 1 to 2 मिलियन बहुत छोटे छोटे ग्रुप में एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं जिन्हें कि पेनक्रियाटिक आइलेट कहते हैं। और यही पेनक्रियाटिक आइलेट जो हैं हार्मोन सिक्रीट करते हैं इसके। और जो पेनक्रियाटिक आइलेट्स हैं उसका दूसरा नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ओरिजिनल एक यहाँ पे डायग्राम है पैनक्रियास का। तो आप यहाँ पे पैनक्रियास को देख सकते हैं, ये ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम के कर्व में आपको पैनक्रियास दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा वो किस तरह का है। तो यहाँ पे एक ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जो मैंने कहा कि 90% इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जो जिनका नेचर एक्सोक्राइन होता है, उनके बीच बीच में 1 to 2 मिलियन टाइनी टिश्यूज़ हैं। यही जो है इनका नेचर एंडोक्राइन होता है और इन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन्हें बोला जाता है। और इसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोक्राइन एसिनस, ये एसिनाई है। और फिर आपको ये जो सेंट्रल वाला पोजीशन है ये पेनक्रियाटिक आइलेट्स हैं, और या फिर इसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसमें कुछ सेल्स जो हैं आपको बीटा सेल्स दिखाई दे रही हैं, साथ ही आपको कुछ डेल्टा सेल दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की सेल्स हैं इसमें। और फिर आपको अल्फा सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जो इसमें मिलती हैं। तो मैंने कौन कौन सी सेल्स बताई आपको? अल्फा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। इसके अलावा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स भी हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर ये डायग्राम है तो आप देख सकते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक्सोक्राइन एसिनस, यानी कि जो एसिनाई हैं, एक्सोक्राइन नेचर है जिनका, वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा जो पैनक्रियास की जो डिफरेंट सेल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें अल्फा सेल्स देख सकते हैं, लिखा हुआ है सिक्रीट ग्लूकेगॉन। और इसके बाद बीटा सेल्स देखिए, सिक्रीट इंसुलिन। देन डेल्टा सेल विच सिक्रेट सोमैटोस्टैटिन। एंड एफ सेल, ये जो है सिक्रेट करती हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और इसके अलावा आपको इसमें ब्लड कैपिलरीज भी दिखाई दे रही हैं। दैट मीन्स कि जो ये सेल्स हैं ये चारों ओर से ब्लड कैपिलरीज से ये घिरी हुई रहती हैं, चाहे वो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज है या फिर एंडोक्राइन पेनक्रियाज की सेल्स हैं। तो इस तरह से जो पेनक्रियाज है, अब हम उसके सेल टाइप्स को देखेंगे। तो कितनी तरह के सेल टाइप हो गए इसमें? तो आपने देखा 4 तरह के इसमें सेल टाइप्स हैं। पहला मैंने आपको बताया अल्फा सेल्स, और इन्हें ए सेल्स भी कहते हैं। और ए सेल्स जो हैं, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, उसका 20% हिस्सा ये ऑक्यूपाई किए रहते हैं, उसे हम कहेंगे ए सेल। और ये सिक्रीट करती हैं हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकेगॉन। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका सेल है उसे हम कहेंगे बीटा सेल, और इसे बी सेल्स भी कहते हैं। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का 70% एरिया ये ऑक्यूपाई किए रहती हैं, और ये सिक्रेट करती हैं इंसुलिन। इसके बाद है डेल्टा और डी सेल। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसका 5% एरिया ये कवर किए रहती हैं, और ये सोमैटोस्टैटिन ये सिक्रेट करती हैं। और इसके बाद जो चौथी तरह की सेल्स हैं उन्हें पीपी सेल्स या पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है इसका फुल फॉर्म, पीपी सेल्स और एफ सेल्स भी कहते हैं। और ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसका बचा हुआ हिस्सा, इन सब के बाद में जितना बचा हुआ जो हिस्सा है वो सब एफ सेल कवर किए रहता है। इस तरह से जो एफ सेल्स हैं वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सेल टाइप्स।
एंड उनसे सिक्रीट होने वाले जो उसके हार्मोन्स हैं वो। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो सेल टाइप्स हैं वो 4 तरह की सेल्स हो गई, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करेंगी? ग्लूकेगॉन। देन बीटा सेल्स सिक्रीट करेंगी इंसुलिन। देन डेल्टा सेल्स सिक्रीट करेंगी, बताइए, सोमेटोस्टेटिन। और उसके बाद जो पीपी सेल्स हैं या एफ सेल्स हैं, ये नाम से ही इसका आंसर मिल जा रहा है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। चलिए वन बाय वन जो पैनक्रियाज है उससे, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उससे सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन के बारे में जैसे हम लोग अभी तक जान ही चुके हैं कि ग्लूकागॉन अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं। और ग्लूकागॉन जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और इसमें लगभग 29 अमीनो एसिड्स होते हैं। और जो मेन इसका फंक्शन है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्लूकागॉन यानी कि ये ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है ये उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल व्हेन इट फॉल्स बिलो नॉर्मल, यानी कि ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन ग्लूकागॉन का फंक्शन है। इसका मतलब ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जहाँ तक हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात है तो उसके लिए ग्लूकागॉन रिस्पॉन्सिबल है। और ये वो सारे तरीके इस्तेमाल करेगा जिससे कि जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे ये ग्लूकोज को बना सके। तो इस तरह से जो ग्लूकागॉन है इसका जो डिफरेंट जो फंक्शन है उसमें इसका मेटाबॉलिक फंक्शन भी है। और ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। और साथ ही ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है जिसमें कि वो ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करता है, उस प्रोसेस को ये डिक्रीज करेगा जिससे कि एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कम हो सके और ग्लूकोज जो है वो ब्लड में बरकरार रहे। चलिए हम ग्लूकागॉन हार्मोन के थोड़े से फंक्शंस और जान लें। तो मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ग्लूकागॉन का, जैसा कि बताया मैंने, कि ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ा के रखेगा, यानी कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसके लिए ग्लूकागॉन रिस्पॉन्सिबल है। और इस तरह से जो इसका मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं उसमें ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने के साथ साथ इसका एक्शन जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी है, साथ ही ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। और इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। तो इसके जो रेगुलेशन का जो मेन किस तरह से ग्लूकागॉन रेगुलेट होती है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। और उसके पहले हमें जो सेकेंड एंजाइम है जिसे इंसुलिन कहते हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन अपने को आपस में ये दोनों किस तरह से अपने आप को रेगुलेट करते हैं, यानी कि जो इनकी मात्रा है किस तरह से हमारी बॉडी में नॉर्मल बनी रहती है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे आगे जो बचे हुए हार्मोन्स हैं उनके बारे में, और किस तरह से वो वर्क करते हैं और किस तरह से उनका एक्शन है और उनसे होने वाले डिसऑर्डर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।